हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य काल। मौर्य काल में हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, बिंदुसार के बारे में, और मौर्य वंश से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन थे, पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में पढ़ा। फिर हमने सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा, सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म पढ़ा, और साथ ही साथ हमने पढ़ा सम्राट अशोक की जो धम्म नीति है वो क्या थी। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है मौर्य प्रशासन, या आप कह सकते हैं मौर्य एडमिनिस्ट्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, कहा जाता है कि प्रशासन में सर्वोच्च स्थिति राजा की थी मौर्य काल में। कौटिल्य ने भी राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च माना है। मतलब जितने आप देखते हैं 7 अंग आप देखते हैं, तो चाणक्य ने वर्णित किया है जिसे साप्तांग सिद्धांत बोला गया है, और साप्तांग सिद्धांत में राजा को सर्वोच्च माना है। और साथ ही साथ बोला गया है कि जो सभी विभागों का जो प्रमुख होता है था वो राजा होता था। मतलब जो भी है, पहले तो विभाग का जो हेड होगा तो कोई ना कोई अपॉइंट किया गया होगा अध्यक्ष के तौर पे, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता था वो राजा द्वारा लिया जाता था। राजा को सलाह देने के लिए अंतरंग मंत्री परिषद का भी उल्लेख आपको मिल जाता है। और साथ ही साथ इस बात की चर्चा कौटिल्य ने अपने साप्तांग सिद्धांतों में भी की है। कौटिल्य ने बड़ी संख्या में अधिकारियों का भी उल्लेख किया है। प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी थे, तो कौटिल्य ने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों को तीर्थ, महामात्र या अमात्य के नाम से संबोधित किया है। जैसे आप देखते हैं कि जो समाहर्ता होता था वो कर निर्धारण करने वाला होता था। जो टैक्स का निर्धारण करता था वो कौन करता था? तो समाहर्ता नाम का एक जो अधिकारी था वो करता था। फिर वहीं आप देखते हैं तो एक आपको अधिकारी और मिलता है जिसे सन्निधाता कहा जाता था। सन्निधाता मतलब जो राजकोष का प्रमुख होता था उसे सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। वहीं जब आप देखते हैं अगला जो द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास के जो कर्मचारी थे, तो उसमें आप देखेंगे तो 27 अध्यक्षों का उल्लेख आपको मिल जाता है। मतलब अभी हमने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के बारे में जाना जिसे तीर्थ, महामात्र या अमात्य के नाम से जाना जाता था, और जिसमें हमने समाहर्ता, सन्निधाता के बारे में जाना। वहीं जब हम देखते हैं सेकंड क्लास के जो अधिकारियों के बारे, तो इसमें कहा जाता है 27 अध्यक्षों का उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है, और अधिकांश का संबंध आर्थिक गतिविधियों से था। तो जो ये 27 अध्यक्ष आपको देखने को मिलते हैं, इसमें ज्यादातर आपको आर्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड ही मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे तो पोतवा अध्यक्ष होता था। जो पोतवा अध्यक्ष होता था वो माप तौल का जो प्रमुख होता था, तो जो वेटिंग से रिलेटेड, माप तौल से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड होते थे, उसे पोतवा अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। वहीं आप देखेंगे तो नवा अध्यक्ष आएगा। नवा अध्यक्ष मतलब नौ परिवहन से संबंधित जो देखता था एक्टिविटीज को, वो नवा अध्यक्ष होता था, ठीक, उनका हेड। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एक आपको देखने को मिलता है शुल्काध्यक्ष। तो देखिए, शुल्काध्यक्ष का काम क्या होता था? तो चुंगी वसूलने के लिए शुल्काध्यक्ष होता था, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है जिसे आप बोलते हैं लक्षणाध्यक्ष। धातुओं की गुणवत्ता जांच करने वाला, मतलब जो मेटल है उसकी क्वालिटी चेक करने वाला जो होता था वो लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। वहीं एक और आपको अधिकारी देखने को मिलता है जिसे अकाराध्यक्ष बोलते हैं, जो खनन का प्रमुख होता था। जो माइनिंग्स होती हैं तो उसका जो हेड होता था वो अकाराध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज और आप देखेंगे तो एक व्यवस्थित राजस्व प्रशासन की जानकारी आपको मौर्य काल में देखने को मिल जाती है। बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो करों का उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं आप देखेंगे तो एक कर आपको देखने को मिलता है जिसे भाग के नाम से जाना जाता है। भाग मतलब भू राजस्व को कहा जाता था, तो भू राजस्व को भाग कहते थे, और ये उपज का लगभग 1/6 होता था, ठीक है। और नेक्स्ट आप एक और कर आप देखेंगे तो प्रणय के नाम से जाना जाता था। प्रणय मतलब आपातकाल, जो इमरजेंसी टाइम पीरियड के लिए लिया जाता था। तो एक कर एक्स्ट्रा के तौर पे रखा जाता था ताकि जब कोई मान लीजिए आपदा वगैरह आ गई, जैसे आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो लगातार भीषण अकाल पड़ता है, तो उस टाइम पीरियड में जो राजकोष होता है उसी के माध्यम से पूरे पूरे साम्राज्य को सही तरीके से रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो प्रणय जो होता था वो आपातकर था। और आज के टाइम पीरियड में देखेंगे तो आप आपात कर के तौर पे अगर आप देखें तो पेट्रोल, डीजल, शराब वगैरह पे जो कर लगाए जाते हैं तो वो आपात कर के ही तौर पे होते हैं, क्योंकि आप जब इससे टैक्स लेते हो तो वो आगे चल के है ना, तो अच्छी जगह आप इसको क्या करते हो, खर्च करते हो इन पैसों को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो खनन हो गया, शस्त्र हो गया, नमक, वन इत्यादि पर राज्य का अधिकार होता था। मतलब
खनन मतलब माइनिंग्स हो गई, शस्त्र हो गया, नमक हो गया, वन हो गया, इन सभी पे राज्य का अधिकार होता था, मतलब ये राज्य की संपदा थी। मौर्यों के समय एक विशाल सेना की जानकारी आपको देखने को मिल जाती है, जिसका वर्णन आपने पढ़ा ही होगा। लगभग 6 लाख आर्मी को लेके चंद्रगुप्त मौर्य समस्त उत्तर भारत को रौंद डालते हैं, ऐसा आपको उल्लेख मिलता है। तो मौर्यों के पास एक विशाल सेना की जानकारी मिल जाती है। और नेक्स्ट साथ ही साथ आप देखें तो कौटिल्य ने सेना के 4 अंगों का उल्लेख भी किया है। 4 अंग कौन कौन से? तो पहला आएगा घुड़सवार होगा, जो कि जाहिर सी बात है अश्व पे बैठे होते थे, घोड़े पे बैठने वाले जो भी सैनिक होते थे वो घुड़सवार के नाम से जाने जाते थे। फिर आपको रथ वाले भी मिल जाएंगे, तो रथ पे बैठने के लिए होते थे। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो गज, हाथी पे बैठने के लिए। और फिर नेक्स्ट आता है पैदल चलने वाले, पदाती जिसे बोलते हैं, ठीक है। मेगस्थनीज ने भी सेना के, आप देखेंगे तो सेना के 6 अंगों का उल्लेख करता है। सोच लीजिए जो मेगस्थनीज था तो अपने टाइम पीरियड में क्या उल्लेख करता है कि मौर्य के पास 6 अंग थे, सेना के 6 अंग सेना के हुआ करते थे, ठीक है। और नेक्स्ट वहीं आप देखेंगे तो कौटिल्य ने 4 अंगों का उल्लेख किया है। तो इसको लेके थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, लेकिन आपको याद रखना है चाणक्य के अनुसार 4 अंगों, सेना के 4 अंगों का वर्णन है वो, जबकि वही मेगस्थनीज ने सेना के 6 अंगों का उल्लेख किया है। एक चीज और आप देखेंगे तो मौर्यों ने एक कुशल गुप्तचर प्रशासन की स्थापना की थी। गुप्तचर के लिए कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष शब्द का प्रयोग किया था। तो गूढ़ पुरुष किसके लिए यूज किया गया था? तो जो आज हम देखते हैं ना, हमारे जो एजेंट्स होते हैं, आईबी रॉ वगैरह, जो इस तरीके का आपको देखते हैं, स्पाई एजेंट्स होते हैं, तो वैसे ही टाइम में मतलब मौर्य काल में भी आपको तो एक चीज आपको देखने को मिलते हैं गुप्तचर, और जिन्हें कौटिल्य ने गूढ़ पुरुष के नाम से संबोधित किया है। जो गुप्तचर विभाग के प्रमुख होते थे, प्रमुख या महामात्य सर्प कहा जाता था। तो जो याद रखिएगा, जैसे आज के हमारे टाइम पीरियड में देखते हैं आप तो जो रॉ चीफ होते हैं, ऐसे उस टाइम में भी गुप्तचर के जो विभाग का प्रमुख होता था वो महामात्य होता था, महामात्य सर्प के नाम से जाना जाता था। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है, संस्था। संस्था मतलब एक स्थान पर रहकर गुप्तचर का जो काम करते थे वो संस्था के नाम से जाने जाते थे। मतलब एक ही सिटी में, एक ही शहर में जो रह रहे हैं और उसी शहर के अंदर अगर वो स्पाई का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाते थे? संस्था कहे जाते थे, ठीक है। और नेक्स्ट वहीं आप देखेंगे तो एक और आपको उल्लेख मिलता है संचर के नाम से। तो संचर वो होते थे जो स्थान बदल कर गुप्तचरी का काम करते थे, वो संचर के नाम से जाने जाते थे। मतलब अलग अलग प्रांत में जाते थे, अलग अलग शहरों में जाते थे, तो जैसी नीड होती थी राजा को, या फिर जैसे उन्हें वर्क दिए जाते थे किसके पीछे गुप्तचर लगाने, क्या कैसे, तो वो संचर को ज्यादातर वो होते थे, ठीक है। इतना याद रखना, क्योंकि इनका स्थान बदलता रहता था, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू वर्क, है ना। तो जैसा काम उन्हें मिलता था वैसे उसी के अकॉर्डिंग उनकी क्या होती थी? शिफ्टिंग की जाती थी। नेक्स्ट एक चीज और आप देखेंगे तो एक श्रेणीबद्ध न्यायिक ढांचे की जानकारी आपको मिल जाती है। मतलब आप देखेंगे जैसे आज के टाइम पीरियड में आप देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है न्यायिक ढांचे में? आपको सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर आप देखेंगे तो जिला स्तर पे आप देखेंगे तो इस तरीके का आपको क्या पूरा का पूरा एक न्यायिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वही सेम चीज आप देखेंगे तो न्यायिक ढांचा मौर्य काल में भी देखने को मिलता है। और एक चीज और आपको याद रखना है कि दीवानी मामलों से संबंधित न्यायालय को धर्मस्थीय बोलते थे। क्या बोलते थे? धर्मस्थीय न्यायालय, मतलब जो दीवानी संबंधित मामले देखती थी। वहीं आप देखेंगे तो फौजदारी मामलों को जो देखती थी न्यायालय, उसे कंटक शोधन के नाम से जाना जाता था। तो कंटक शोधन मतलब फौजदारी, और धर्मस्थीय मतलब जो दीवानी मामलों को देखती थी। मौर्य काल में केंद्रीय प्रशासन के साथ साथ प्रांतीय, जिला एवं मध्यवर्ती स्तर एवं ग्रामीण प्रशासन की भी जानकारी आपको देखने को मिल जाती। मतलब आप देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद आप देखते हैं तो प्रांतीय देखती है, मतलब प्रांतीय मतलब जो आज स्टेट लेवल पे आप देखते हैं, वैसे ही पहले जो मौर्य काल थे तो मौर्य काल को भी क्या किया जाता, जो मौर्य साम्राज्य था उसको प्रांतों में डिवाइड किया गया था। तो प्रांतों में भी रूल होता था, लेकिन जो सर्वोच्च सबसे ज्यादा पावर दी गई थी वो सेंटर को दी गई थी। मतलब जो राजा केंद्र स्तर पे होते थे, जो मौर्य राजा होते थे, उनके पास ज्यादा पावर होती थी, और प्रांतीय में होते थे उनके द्वारा अपॉइंट किए गए, ज्यादातर जो प्रांत के प्रमुख होते थे, गवर्नर वगैरह, वो राजकुमारों को ही नियुक्त किया जाता था, या फिर राजवंश से संबंधित जो ज्यादा उनके करीब होते थे उन्हें अपॉइंट किया जाता था। खास बात है प्रांत में, है ना, प्रांत प्रमुख के तौर पे। और नेक्स्ट आप देखेंगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलती है, वो आप देखेंगे तो जिला स्तर पे भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब जिला स्तर पे जैसे आज देखते हैं डीएम वगैरह, तो उस टाइम पीरियड में भी आपको देखने को मिलते थे जिला स्तर के अधिकारी। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो मध्य स्तर पे आपको देखने को मिल जाएंगे जो जिला और गांव के बीच का काम करते हैं। मतलब
कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। तो गांव, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे आपको वो अधिकारी देखने को मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको ग्रामीण प्रशासन की भी जानकारी मिल जाती है। मतलब गांव में भी एक अधिकारी होता था जो गांव से संबंधित वहाँ के जो भी वो होते थे ऑफिशियल, मतलब सरकार से संबंधित, सरकार मतलब राजा है ना, राज्य से संबंधित जो भी चीजें होती थी तो गांव में भी एक अधिकारी नियुक्त होता था। और नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज और देखने को मिलती है कि जो ज्यादातर होते थे प्रांत के जो प्रमुख होते थे या फिर जिले बेस पे होते थे वो राज्य परिवार के ही लोग होते थे प्रांत में। ठीक है, जैसे कि अशोका के बारे में हमने बताया ही था, अशोक जो थे वो कहाँ के, उज्जैनी के गवर्नर थे। ठीक है, वहीं सुसीम को भी आप देखते हैं तो सुसीम भी पहले शायद तक्षशिला के थे, फिर तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ तो फिर सम्राट अशोक को भेजा गया, सम्राट अशोक ने वो सारी चीजें टैकल की। नेक्स्ट एक चीज और आप देखेंगे तो जिला स्तर पर युक्त जो होता था तो रज्जुक नामक अधिकारी को युक्त किया जा, मतलब जो जिला स्तर पे अधिकारी को अपॉइंट किया जाता था वो रज्जुक होते थे। और नेक्स्ट मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संदर्भ में 6 समितियों का उल्लेख करते हैं और जो 6 समितियां होती थी प्रत्येक समिति में 5-5 लोग होते थे, तो 5 छक्का 30, मतलब 30 लोग मिलकर पूरा का पूरा नगर प्रशासन को संभालते थे। तो कितनी थी, 6 समितियां थी और 5-5 लोग प्रत्येक समिति में होते थे। एक चीज और आपको देखने को मिलती है, मौर्य प्रशासन में आने जाने वालों का रिकॉर्ड रखा जाता था। रिकॉर्ड मतलब आज के टाइम पीरियड में देखते हैं आप, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, कितने लोग विदेश गए और कितने विदेशी भारत आए, इसका पूरा का पूरा ब्यौरा होता है। ऐसे ही सेम आप देखते हैं तो मौर्य काल में भी आपको देखने को मिलता है। और एक बात और आपको याद रखना है कि जो मौर्य प्रशासन था मुख्यतः सेंट्रलाइज था। कैसा था, केंद्रीयकृत था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी साथियों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ये हमने पढ़ा मौर्य प्रशासन के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मौर्य साम्राज्य का पतन। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।